दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है आज अर्थशास्त्र के टॉप 50 क्वेश्चंस पढ़ेंगे इस क्लास में, इकोनॉमी के, है ना। ये टॉपिक ले नहीं पाए थे हम, इस वजह से इनका रिवीजन कर लीजिए और लिख लीजिए। इसके अलावा आगे भी पढ़ाएंगे अगला टॉपिक, लेकिन ये टॉप 50 क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि ज्यादातर बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, है ना, या ज्यादा बार पूछे गए। इन्हीं क्वेश्चंस को आप नोट कर लेना। इसके अलावा और भी इसकी क्लास टॉप 50 की मैं लेकर के आऊंगा। इसी क्लास में लगभग निचोड़ किया है मैंने क्वेश्चंस का, जो सबसे ज्यादा पूछे गए। सबसे पहले क्लास को आप शेयर करेंगे और लाइक करना ना भूलेंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सबसे पहले। तो इकोनॉमी के या अर्थशास्त्र के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। इसमें पेन कॉपी लेके बैठिएगा, इत्मीनान और धैर्य से आराम से देखिएगा और सुनिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, उसके बाद आपको उसका आंसर या उत्तर दिया जाएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1 अप्रैल 1951 को। भारत में, हमारे देश में पहली जो पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी वो कब? 1 अप्रैल 1951 को। क्योंकि हम जानते हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं, कि भारत में जो विकास का रोड मैप तैयार होता है वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार करती आई है हमारे देश में। जब से पहली सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू से लेके इवन लास्ट बात करें 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली है ना। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में लागू हुई थी। नोट कर लेना, छाप लेना। कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा कमेंट करके, उसका उत्तर यथावत आपको दिया जाएगा सेकंड क्लास में या दूसरे लेक्चर में। इकोनॉमी के टॉप 50 क्वेश्चन है ये, और 50 क्वेश्चन से भी ज्यादा। अच्छा, दूसरा पॉइंट नोट कीजिए कि पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल हमने रूस से अपनाया है। कौन से देश से? रसिया के संविधान से या रूस के संविधान से अपनाया हुआ है पंचवर्षीय योजनाओं का। पंचवर्षीय योजना नाम क्यों पड़ा है? कि ये 5 साल का रोड मैप इसमें होता है। 5 वर्ष के लिए सरकार इसमें ये रोड मैप बनाती है कि सड़कें कितने बनानी है, रेलवे के लिए कितना रेलवेकरण करना है ना, या ब्रिजेस कितने बनाने हैं, मेट्रो कितना, ये सारी चीजों के बारे में तैयार किया जाता है 5 साल के दौरान, कि भारत को 5 साल में आगे कहां तक ले जाना विकास के दर पर। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना कहां से अपनाई? रूस से। अब आगे बात करते हैं 12वीं। कितनी पंचवर्षीय योजना बनी हमारे देश में? 12 बनी है। तो 12वीं खत्म कब हो गई? तो 12वीं देख लो, 12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2017 को समाप्त हो गई। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हो गई? 31 मार्च 2017 को। उसके बाद अगली पंचवर्षीय योजनाओं को नहीं बनाया गया। सरकार अपने एक अलग ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से विकास देश का कर रही है, नीति आयोग के माध्यम से, समझ लीजिए आप। लेकिन पंचवर्षीय योजना जो अंतिम थी, जो लास्ट थी, वो कौन थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना बनी है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2017 को समाप्त हो गई थी। ठीक है, आराम से नोट करते रहिएगा। इकोनॉमी के क्वेश्चन है, क्योंकि जीएस में इनका पार्ट रहता है, और टॉपिक में भी आपके पुलिस, किसी भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 15 मार्च 1950 को, जिसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और उपाध्यक्ष पहले योजना आयोग जो 15 मार्च 1950 को बना, ये भी नोट कर लेना आप, उसके पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा जी। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से और आराम से। योजना आयोग समझ रहे हैं क्या काम करता है? योजना बनाने के लिए काम तैयार करता है कि भारत में आगे आने वाले वर्षों में कौन कौन सी योजनाएं स्थापित करनी है या लागू करनी है, किस स्तर पर देश का विकास करना है, उसके लिए योजना आयोग काम करता है। ठीक है, इसी योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। काय की स्थापना? नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने करी थी। ठीक है, नोट करते रहिएगा। आगे बात करते हैं। देखो, भारत में उदारीकरण कब लागू हुआ? इस व्यवस्था को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एलपीजी। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? एलपीजी बोल देते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है लाइब्रेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबल। ठीक है, लिबरेशन। यह व्यवस्था 1991 में लागू हुई भारत में। कब लागू कर दी गई? 1991 में उदारीकरण की व्यवस्था। शॉर्ट में एलपीजी करके क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, उदारीकरण की व्यवस्था का मतलब है कि भारत की सीमाओं को व्यापार के लिए खोला गया 1991 में। आयात निर्यात बढ़ाया गया बहुत बड़े स्तर पर। उससे पहले ना के बराबर आयात निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था। मतलब ऐसे समझ लो, भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण थी, क्लोज इकोनॉमी का उदाहरण थी। कैसा? बंद अर्थव्यवस्था। लेकिन 1991 में ओपन इकोनॉमी हो गई, खुली अर्थव्यवस्था का उदाहरण हो गया भारत। खुली अर्थव्यवस्था से मतलब है कि आयात निर्यात को बढ़ाया गया भारत के को, है ना, बहुत बड़े स्तर पर। तो 1991 में उसी व्यवस्था को उदारीकरण पढ़ते हैं। इस समय डॉक्टर नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, और जो वित्त मंत्री थे उनका
मुख्य योगदान था इस व्यवस्था को लागू करने में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। दोनों पॉइंट नोट कर लेना, प्राइम मिनिस्टर और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे 1991 में, उदारीकरण जब लागू हुआ। ठीक है, तो इसे लिख लेना। और क्या बोलते थे, देखो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, वैश्वीकरण। इसे क्या बोलते थे, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब इसमें किससे है, जी से। जी का मतलब है ग्लोबल, इंग्लिश में क्या है, जी का मतलब इसमें ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब वैश्वीकरण। ठीक है, विश्व से भारत को जोड़ा गया, या भारत को विश्व से जोड़ा गया व्यापार के लिए, ऐसे समझ लीजिए। आगे बात करते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया 1952 में। ठीक है, कब शुरू किया, 1952 में। और एक और कार्यक्रम लिख लेना यहाँ पे, एक सामुदायिक विस्तार कार्यक्रम था। विस्तार कार्यक्रम था वो 1953 में शुरू हुआ था, एक साल के बाद, है ना, योजनाओं को विस्तार करने के लिए। तो देखो आप समझ रहे हैं आराम से, क्या लिखा है ये शब्द हमने, सामुदायिक मतलब सभी समुदाय के लोगों के लिए। भारत में जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं, जैन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से कार्यक्रम शुरू किया गया, जिन तक सभी तक लाभ पहुंचाना सरकार का उद्देश्य था। प्रोग्राम का नाम सामुदायिक मतलब समाज के सभी वर्गों के लिए, ऐसे समझो आप। 1952 में शुरू किया गया, पहली सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नोट करते रहिएगा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आता है बेटा इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, जो हमारे यहाँ की इकोनॉमी है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। भारत की जो इकोनॉमी है वो किस प्रकार की इकोनॉमी है, क्या उदाहरण है, क्या एग्जाम्पल है इकोनॉमी का। तो भारत की अर्थव्यवस्था को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण। नोट कर लेना, छाप लेना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, और आपको पता होना चाहिए कि जिस देश में हम रह रहे हैं, भारत में हम जो रह रहे हैं, भारत की जो अर्थव्यवस्था चल रही है, इकोनॉमी चल रही है, वो किस प्रकार की इकोनॉमी चल रही है हमारे देश में। तो अर्थव्यवस्था को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित आप समझ रहे हैं, दो व्यवस्थाओं को मिला करके बनाया गया है इसे, इस वजह से नाम पड़ गया मिश्रित। दो व्यवस्था कौन सी है, एक तो प्राइवेट लोगों वाली, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, उनका भी विशेष योगदान है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में, विकास में, या भारत को उन्नति के पथ पे ले जाने के लिए, और सरकार का भी योगदान रहता है। तो प्राइवेट लोगों को और सरकार को मिलाकर के बनी हुई अर्थव्यवस्था को क्या बोला गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्या बोला गया, मिश्रित। तो इसमें कौन कौन शामिल है, अगर देखो बात करें तो आप पॉइंट करके लिख लेना। मिश्रित का मतलब क्या हो गया, दो घटक शामिल हैं, एक तो सरकार हो गई, भाई सरकार काम करती है, सरकार विकास करती है, और एक हो गई पूंजीवादी। पूंजीवादी मतलब जो प्राइवेट लोग होते हैं। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर के क्या बोला गया, मिश्रित। तो इसी मॉडल पर भारत की इकोनॉमी काम करती है। कौन सी मॉडल पर काम करती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल पर काम करती है। नोट कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखो स्पेशल लिखा है हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटल इकोनॉमी बोल सकते हैं इंग्लिश में से, क्या बोलते हैं, कैपिटल इकोनॉमी। इसमें सरकार का बहुत कम हस्तक्षेप रहता है, प्राइवेट लोगों के हाथों में सबसे ज्यादा काम दे दिया जाता है, या ज्यादातर सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन में कर दिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटल इकोनॉमी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक विश्व में किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। इनको जनक कहा जाता है कैपिटल इकोनॉमी का या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो उद्योगपति बड़े बड़े होते हैं, जो पैसे वाले बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, उसके अंडर में आती है ये बहुत सारी चीजें। तो एडम स्मिथ को जनक कहते हैं इसका। एडम स्मिथ की एक बहुत फेमस किताब है द वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसी पुस्तक के माध्यम से उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा को डिफाइन किया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिस देश की ज्यादातर संपत्ति, ज्यादातर संसाधन, ज्यादातर व्यवस्थाएं निजी लोगों के हाथों में होती हैं उसी व्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। और भारत की जो व्यवस्था है वो सरकार के हाथों में भी है, और सरकार ने कुछ चीजों को, कुछ संसाधनों को प्राइवेट लोगों को भी दे रखा है, तो दोनों मिलकर विकास कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आगे बात करते हैं भौतिकवादी योजना। कौन सी योजना को बोलते हैं, या उद्योगों को लागू करने वाली योजना कौन सी थी, ये पॉइंट नोट करना, उद्योगों को लागू करने वाली, या दूसरा नाम है इसका भौतिकवादी योजना। कौन सी योजना को बोलते हैं, द्वितीय योजना, पंचवर्षीय योजना। जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी उसी के नाम है ये सेकंड पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक रही सेकंड पंचवर्षीय योजना, 1956 से 1961 तक इसका कार्यकाल रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का 1956 से 1961 तक समय काल रहा। इसी योजना को भौतिकवादी बोलते हैं। जो भौतिक मतलब धरातल पर, पृथ्वी पर, धरती पर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा काम हुआ इस योजना में। उद्योगों को लागू किया गया सबसे ज्यादा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। किन को लागू किया गया, इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा काम हुआ था, या उद्योगों को सबसे ज्यादा इसमें लागू किया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। 1956 से लेकर के 1961 तक ये योजना का कार्यकाल रहा, शासनकाल रहा, व्यवस्थाएं रही। ठीक है,
आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम आकलन कब किया गया? 1867 में। और किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? 1867 में दादा भाई नौरोजी ने किया। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले छाप लेना, नोट कर लेना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है इकोनॉमिक्स से। जब जब सवाल आता है इकोनॉमी से, दादा भाई नौरोजी को लेकर के ये सवाल आता ही आता है। तो सबसे पहले राष्ट्र की आय कितनी है ये किसने बताया? दादा भाई नौरोजी ने। कब बताया? 1867 में। और राष्ट्र की आय में प्रति व्यक्ति आय उन्होंने बताई थी उस समय 20 रुपए, एक आदमी 20 रुपए कमाता था, ये इनकम थी उसकी। कब? 1867 में। इसी के चलते राष्ट्रीय आय का भी उन्होंने आकलन किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। नोट कर लेना। इन्हें एक किताब भी लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उस पुस्तक को भी बताएंगे। एक योजना मैंने लिख दी 92 से 97, 1992 से 97। कौन सी योजना थी जी? 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था मानव विकास संसाधन पर सबसे ज्यादा काम करना। कौन से संसाधनों पर? मानव विकास संसाधनों पर। व्यक्ति के विकास के लिए और कौन कौन से संसाधन जुटाए जा सकते हैं, स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, उस चीज पर काम किया सरकार ने। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 8वीं में। कब से थी? 1992 में शुरू हुई, 1997 तक चालू रही जी। मानव संसाधन इसका मुख्य उद्देश्य था 8वीं 5 ईयर प्लानिंग का। एक एक प्रश्न नोट करते चलो धैर्य से, आराम से। ठीक है, और भी क्लास लाएंगे इकोनॉमी की। भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी, दो टर्म्स लिखे मैंने, एक बेरोजगारी और दूसरा गरीबी। गरीबी और बेरोजगारी का अनुमान कौन सा विभाग लगाता है? एनएसएसओ। ये विभाग गरीबी और बेरोजगारी का क्या लगाता है? अनुमान लगाता है, आकलन करता है। पूछा जाता है कि भाई गरीबी का आकलन कौन सा डिपार्टमेंट करता है, कौन सा विभाग है भारत सरकार का? या गरीबी के अलावा क्या लिखा है? बेरोजगारी का आकलन कौन सा विभाग करता है? तो कौन सा विभाग करता है? एनएसएसओ करता है। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी जी फुल फॉर्म होती है। एनएसएसओ के द्वारा इनका आकलन किया जाता है भारत के स्तर पर। ठीक है, कि कितनी गरीबी है, कितने % बेरोजगारी बढ़ रही है या बेरोजगारी घट रही है, या गरीबी से लोग बाहर आ रहे हैं, या गरीबी बढ़ती जा रही है भारत में, तो इसका आकलन ये वाला डिपार्टमेंट करता है। आगे बात करते हैं गरीबी से संबंधित। देखो, गरीबी से संबंधित का जो समिति रही है हमारे देश में, जिन्होंने जो अध्ययन किया वो काय बात पे किया भैया? कि भारत में गरीबी का स्तर क्या है, गांव में रहने वाला आदमी कितने रुपए कमाता है, उससे उसका जीवन खर्चा चल रहा है, शहर में रहने वाला कितना पैसा कमाता है महीने पे, उसका जीवन चल रहा है। तो इस चीज पे अध्ययन के लिए सरकार समय समय पर बनाती है। और जब ये रिपोर्ट बना, जब ये कमेटी बनती है, उसके बाद अध्ययन होता है, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करती है ये प्राइम मिनिस्टर स्तर पर। उसी के बाद सरकार ध्यान में रख करके योजनाएं बनाती है कि भाई गांव के अंदर ग्रामीण भारत में रहने वाले अब इतने % लोग गरीबी रेखा में रह रहे हैं और शहर में रहने वाले इतने रह रहे हैं। उसके बाद सरकार इंप्रूवमेंट करती है, योजनाओं को लाती है, उस आधार पर टैकल करती है समस्याओं को। ये रहता है पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट। तो कुछ समितियां बनी, एक लकड़वाला समिति थी, एक तेंदुलकर और एक रंगराजन। ये तीनों समितियां लिख लेना, तीनों गरीबी से संबंधित रही अलग अलग वर्ष में। एक लाकड़ावाला समिति, एक तेंदुलकर समिति और एक रंगराजन समिति। ये 3 लोग अलग अलग समय पे अपॉइंट करे गए और इन्होंने गरीबी के ऊपर बात करी, गरीबी के ऊपर अध्ययन किया, गरीबी के ऊपर रिपोर्ट दी। तीनों लोगों के नाम लिख लेना। आगे बात करते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम, 1952 में शुरू हुआ था। परिवार नियोजन कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग को लेकर के, परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर के सरकार ने 1952 में शुरू कर दिया कार्यक्रम। लेकिन लगा ले तुम, अब चल रही है 2023, कितनी फैमिली प्लानिंग असरदार हुई, कितना ये धरातल पे उतरा, कितना इम्प्लीमेंट हुआ फैमिली प्लानिंग या भारत नियोजन वाला जो परिवार नियोजन वाला जो कार्यक्रम है ना। अगर ये लागू हो जाता और सही से काम करता रहता तो आज कितनी जनसंख्या भारत की? 1 अरब 42 करोड़ समथिंग, 1 अरब 42 करोड़ और कुछ लाखों में हजारों में जाकर की संख्या है। दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में रह रही है। इसका कोई फायदा तो नहीं हुआ कार्यक्रम का, लेकिन सरकार ने लागू किया। कब लागू किया? 1952 में। पूछियो सरकार से फोन लगाया कि जी काय को लागू करवाया 1952 में। ठीक है, पर पढ़ ली हूँ, पेपर में आते रहे तो है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, भारत में गरीबी मापने का सूचकांक। ये सूचकांक रहता है गरीबी मापने का, एक अलग से पॉइंट नोट कर लेना। गरीबी को मापने का सूचकांक क्या कहलाता है? बहुआयामी सूचकांक। क्या कहलाता है? बहुआयामी सूचकांक कहलाता है गरीबी को मापने का सूचकांक। ठीक है, नोट कर लेना। आगे बात करते हैं नाबार्ड बैंक, बहुत आता है एग्जाम में। नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? बम्बई में। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय बम्बई में है और स्थापना कब हुई?
12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई, जो कि भारत की बेटा सबसे बड़ी कृषि बैंक है। भारत की सबसे बड़ी कृषि बैंक है नाबार्ड बैंक। 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई। और नाबार्ड बैंक क्या करती है, भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित, कृषि से संबंधित क्या करती है, लोन प्रोवाइड कराती है, ऋण उपलब्ध कराती है। ये देश भर की सबसे बड़ी संस्था कह लीजिए, सबसे बड़ी बैंक कह लीजिए। किस स्तर की, एग्रीकल्चर के स्तर की। एक समिति बनाई थी शिवरामन समिति, उसने रिपोर्ट दी, उसने रिकमेंडेशन दिया, उसके आधार पर इसको स्थापित किया गया। ठीक है, जो कि भारत के अधिकांश परिवार, अधिकांश लोग, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित जनजीवन है। तो उनको उनकी फसलों के लिए, उनके अलग अलग उत्पादों के लिए जो खेतों में उगाते हैं, किस तरीके से मदद दी जाए, उस आधार पर ये बैंक बनाई गई। तो नाबार्ड बैंक याद रखिएगा। अगली क्लास में इसका वो भी बताएंगे पूरा नाम और उसकी फुल फॉर्म। अगला है भारतीय उद्योग लघु विकास बैंक। एक और बैंक बनती है भारतीय लघु उद्योग। देखो समझिएगा, चिका लिख रही है, उद्योग लिख रही है और लघु शब्द लिखा है। छोटे उद्योगों के लिए पैसा देवे का है, छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए, छोटे उद्योग खोलने वाले लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक बैंक बनाई सरकार ने कि भाई छोटे मोटे जो बिजनेस करते हैं उन्हें पैसा दी जाए, उन्हें मदद दी जाए, जिससे कि वो अपना बिजनेस लगाएंगे, अपना सेटअप लगाएंगे, अपना स्टार्टअप लगाएंगे, उसके बाद अपना बिजनेस कार्यक्रम शुरू करेंगे, खुद को रोजगार मिलेगा, 2-4 लोगों को और देंगे रोजगार। तो इसके लिए सरकार ने एक काम किया। तो 1990 में इसकी स्थापना करी, कौन सी बैंक की, भारतीय उद्योग लघु विकास बैंक। भारतीय उद्योग लघु विकास बैंक की स्थापना 1990 में। और इसका हेड ऑफिस है लखनऊ में, यूपी की राजधानी में। इस बैंक का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, लखनऊ में। नोट कर लेना, ये वो क्वेश्चन है जो बेटा सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम में, सबसे ज्यादा रिपीट हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। और बात करते हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ। छाप लेना, नोट कर लेना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछा गया आज तक के एग्जाम्स में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब बैंकों का विस्तार किया गया, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों की पहुंच तक लाया गया, लोगों को बैंकों से जोड़ा गया और बैंकों को सरकारी क्षेत्र से जोड़ा गया। ऐसे समझ लीजिए राष्ट्रीयकरण का मतलब, सरकार से एक तरीके से कनेक्ट किया गया, तभी तो बोलते हैं सरकारी बैंक है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसी है, सरकारी बैंक, और बहुत सारी सरकारी बैंक है। तो राष्ट्रीयकरण का मतलब यही होता है। तो कितनी बैंकों को सरकारी बना दिया गया या विस्तार कर दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा गया। उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। और कब किया गया, 1969 में किया गया। डेट कितनी थी, 19 जुलाई। भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। लिख लेना 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आगे बात करते हैं, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमेटी के आधार पर एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, उसका नाम भी लिख लो आप, हिल्टन यंग। हिल्टन यंग कमेटी के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसके लिए 1934 का एक अधिनियम था, जो 35 वाला अधिनियम था, 1934 में पूरी कार्रवाई हो गई थी। हिल्टन आयोग बना था एक, उसने रिकमेंड किया कि भारत की एक सबसे बड़ी बैंक होनी चाहिए। तो उस समय ये स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। और इसकी स्थापना का पूरा श्रेय या पूरी व्यवस्था जो दी गई थी वो भारत शासन अधिनियम में, जो 1935 वाला था। ठीक है। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑर्सबॉर्न स्मिथ। कौन थे, ऑर्सबॉर्न स्मिथ। और इस समय 25वें आरबीआई के गवर्नर है, कौन से, 25वें। नोट करते चलना बेटा एक एक बात को, है ना, खाली नहीं जाए, चिंता ना करो, धुआं धुआं कर दिया जाएगा जब आपका पेपर आएगा। देख लेना क्वेश्चन, आप क्लासों से मिला के क्वेश्चन देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन सी क्लासों से फंसे हैं आपके एग्जाम में। ऑर्सबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे, इस समय शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, उनको पुरस्कार भी दिया गया है, गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया शक्तिकांत दास को। कौन सा, गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं, देखो बैंक दर क्या होती है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं शॉर्ट में कभी कभी। बैंक रेट क्या होती है, बैंक दर क्या होती है। जैसे हम तो मैं भैया किसान है, किसान परिवारों से आते हैं, लोन ले भी गए भैया बैंक में, तो लोन ले भी गए तो बैंक के लोन भाई वहाँ में जाएंगे, डिपार्टमेंट में अलग होता है लोन वाला, ऋण वाला बैंक के अंदर। तो वो हमें बताएंगे कि भाई जी बैंक रेट है जहाँ पे इतना इंटरेस्ट देना हो तुम्हें। तो वो क्या होता है, बैंक दर होते हैं, वो इंटरेस्ट रेट होता है, वो ब्याज की दर होता है जहाँ पे लोन हमें मिल जाता है। काय का लोन ले रहे हैं अलग अलग, जैसे है ना, घरों के लिए ले रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए ले रहे हैं, तो बैंक रेट कह रहा होते हैं। अब कई बार जाके परिभाषा आते हैं, अब डेफिनेशन आते हैं ऑप्शन में कि बैंक रेट कहते किसे हैं। तो बैंक रेट किसे कहते हैं, जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। मतलब वो दर या वो रेट, जा रेट पे जो भारत की और अन्य बैंक हैं, सभी बैंक वो आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, बाय बोलते हैं बैंक रेट। जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक क्या करती हैं, आरबीआई से, जो आरबीआई बैंक है, ठीक है, आरबीआई से क्या लेती है, पैसा लेती है, उसी को बैंक रेट कहते हैं। ठीक है,
और आरबीआई से पैसा लेके उसी के हिसाब से क्या तय कर लेती है बैंक, आरबीआई के आधार पर ही बैंक रेट तय कर देते, ब्याज दर तय कर देते, किसान ने फिर लोन देते। तो जो ये बोलते हैं बैंक रेट, जो बैंक क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो पैसा लेते हैं उसी को बैंक रेट कहते हैं, उधार जो लेती है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी बैंक भारत की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना कब हुई 1955 में। 1955 हुई मेरे ख्याल से 1 जुलाई 1955 को ही आरबीआई की स्थापना, सॉरी एसबीआई की स्थापना हुई। भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। बेटा नोट कर लेना। आगे बात करते हैं मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। मॉनेटरी पॉलिसी इंग्लिश में बोलते हैं इसको, मौद्रिक नीति। भाई मौद्रिक नीति का निर्धारण भारत में कौन करता है, जो ब्याज दर होती है समय समय पर उनका निर्धारण कौन करता है, सरल भाषा में समझो आप। तो ब्याज दरों का निर्धारण आरबीआई करती है कि कितने ब्याज दर पे तुम किसानों को लोन देंगे, लोन प्रोवाइड कराएंगे। इसे सरल भाषा, दूसरी भाषा में, इकोनॉमी की भाषा में मौद्रिक नीति कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा मौद्रिक नीति लिखकर। मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, आरबीआई करती है, सिंपल सी बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है साहब, मौद्रिक नीति का। आगे बात कर रहे हैं वर्तमान आरबीआई के गवर्नर, मैंने अभी बता दिया शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर के, 25वें नंबर के। और पहले थे ऑर्सबॉर्न स्मिथ, पूरा नाम है इनका ऑर्सबॉर्न स्मिथ, ये पहले आरबीआई के गवर्नर है। दोनों लिख लेना, पहले कौन थे और वर्तमान में कौन है इस समय। आगे बात करते हैं भारत में अभी तक 3 बार क्या किया जा चुका है, विमुद्रीकरण हो चुका है। भारत के इतिहास में 3 बार विमुद्रीकरण किया जा चुका है, मतलब यानी कि नोटबंदी की जा चुकी है 3 बार भारत के इतिहास में। नोट कर लेना, एक तो अभी आपके सामने हुई, एक सबसे पहले 1946, 1978 और 2016 में। ये 3 बार हुआ भारत के इतिहास में, 1946, 1978 और 2016। 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी ने, है ना, आपको याद ही होगी डेट, खूब नोट बदलवाए होंगे बैंक में लग लग के लाइन है ना में। भैया पैसा वाले आदमी तुम सब, हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स है, हमने नहीं बदलवाए, हम पे कहाँ है भैया नोट फोटो बेकार में बदलवाते। तो सबसे पहले 46 में, फिर 78 में, फिर 2016 में 3 बार नोटबंदी की जा चुकी है। इसी को बोलते हैं विमुद्रीकरण, इंग्लिश में मोनेटाइजेशन बोलते हैं, मोनेटाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो आरआर क्या होती है, एक टर्म्स आती है कई बार एग्जाम में, आरआर क्या होती है, रेपो रेट बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या लिख लेना, रेपो रेट। आर का मतलब रेपो और इस आर का मतलब है रेट। अब रेपो रेट किसे कहते हैं इकोनॉमी में, देखो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जो पैसा देता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। आरबीआई जो बड़ी बैंक है भारत की, आरबीआई जी क्या कर रही है, पैसा दे रही है छोटी बैंकों को, धन देती है। वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक उन्हीं बैंकों को कहते हैं जिनमें हमारे तुम्हारे खाते होता है, जिनसे काम पड़ता है जनता है, बिन नहीं बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक। तो आरबीआई क्या कर रही है, इन बैंकर ने पैसा देते हैं छोटी बैंकर ने, क्योंकि छोटी बैंकर में कहाँ से पैसा, आरबीआई से पैसा मिलता है। आरबीआई इन छोटे बैंकों को जो पैसा देती है उसी को क्या बोलते हैं अर्थशास्त्र में या इकोनॉमी में, रेपो रेट बोलते हैं। ये लिख लेना, रेपो रेट। अब इसी का एक उल्टा होता है, इसमें एक और आर जुड़ जाती है, एक और आर जुड़ जाती है तो क्या हो जाता है, ये ट्रिपल आर। क्या हो जाता है, ट्रिपल आर। अब ट्रिपल आर में क्या होता है, उल्टा होता है कि जो बैंक होती हैं छोटी, जितनी भी बैंक होती हैं जिन्हें वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं, वाणिज्यिक बैंक से आरबीआई पैसा लेती है जब आरबीआई को जरूरत पड़ती है। तो वाणिज्यिक बैंकों से क्या है, आरबीआई पैसा लेती है वापस, उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रिवर्स। रिवर्स का मतलब वापस लौटाना, समझ गए होंगे। बाकी का तो रेपो रेट ये वाला है ही। तो आरआर का मतलब ये हो गया, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा दे रही है, और रिवर्स रेपो रेट में हो गया कि वापस ले रही है पैसा, जमा पूंजी में से कुछ पैसा अपने पास रखती है रिस्क के तौर पर। कि मान लो जैसे लोन अन्य पैसा ने ले लेके भाग जाते हैं कि ना भाग जा, जैसे विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया बैंकों से 9,000 करोड़ लेके, कोई 10,000 करोड़ लेके। तो बैंक कौन से लेते हैं, जैसे विजय माल्या ने लोन लिया था पंजाब नेशनल बैंक से। कौन सी बैंक से लिया था, पंजाब नेशनल बैंक से 9,000 रुपये का करोड़ का लोन लिया। अब मान लो पूरी की पूरी संपत्ति उठा के दे दो 9,000 करोड़ रुपए, और वो भाग गया, उसने नहीं चुकाया, तो बैंक खत्म हो गई कि नहीं हो गई। तो ऐसी स्थिति में बैंक के बचाने के लिए आरबीआई क्या करती है कि कुछ एक हिस्सा अपने पास जमा रखती है उन बैंकों का। ऐसी कंडीशन में जब पैसा लेके भाग जाए आदमी और नहीं चुकावे, तो फिर आरबीआई का पैसा आते वह बैंक चलाते भैया। आई बात समझ में, उम्मीद है कि आ रही होगी, और नहीं आवे तो कमेंट कीजिएगा, फिर अगली क्लास में आपको और बेहतरीन तरीके से बताएंगे। बाकी का यही इसमें सिस्टम है। आगे बात करते हैं भारत का पहला बैंक कौन सा था। तो पहला बैंक था 1770 में स्थापना हुई, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भारत की पहली बैंक है जो अंग्रेजों ने स्थापित करी 1770 में। इसका नाम क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है,
लिख लेना, पहला बैंक माना जाता है इसे 1770, बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक भारत का। आगे बात करते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम था गेट। गेट की स्थापना 1948 में हुई। पुराने नाम पर क्या बोलते थे? इसे गेट बोलते थे। 1948 में स्थापना हुई, लेकिन इसी का नाम 95 में बदल गया और 95 में नाम बदल के क्या कर दिया? विश्व व्यापार संगठन। ये दुनिया भर का जो व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश में, उसमें निगाह रखता है, उसकी व्यवस्था करता है, उसे देख रेख रखता है कि कितना व्यापार कौन से देश से किन किन चीजों का हो रहा है, तो उस पर निगरानी रखने वाली संस्था है विश्व व्यापार संगठन। मुख्यालय स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा। कौन से देश का है? स्विट्जरलैंड का शहर जेनेवा। कब स्थापना हुई? 1 जनवरी 1995 को। पुराना नाम क्या था इसका? गेट के नाम से जाना जाता था। उसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। ठीक है, आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बात पैसे की है, मुद्रा कोष है। 27 दिसंबर 1945 को स्थापना हुई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। 27 दिसंबर 1945 को मुद्रा कोष की स्थापना हुई। शॉर्ट में से बोलते हैं IMF। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ये क्या करता है? जो भैया पैसा दें तो गरीब देशों ने ब्याज पे कि लियो साहब विकास करो और हमें फिर बाद में ब्याज करके ब्याज ते लौटा दियो पैसा ने आओ। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मोटा मोटी तौर पे आप समझ लो ये वाली बात है जो मैं बता रहा हूँ। डिटेल्स में बात करेंगे और अगली क्लासों में। बाकी का ये नोट करो आप इकोनॉमी की क्लास में, ठीक है। आगे विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1945 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक की भी स्थापना वैसे कायदाते 44 से शुरू हुई। 44 में एक सम्मेलन हुआ अमेरिका में। 44 के बाद फाइनली इसको स्थापित किया गया 1945 में। तो जो विश्व के स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी ना है, जैसे विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और दुनिया भर की तमाम है, वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद तुरंत बनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? 1945 में खत्म हुआ। उसके तुरंत बाद उसी साल में बनाई गई बहुत सारी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, लोगों को, गरीब मुल्कों को मुख्य धारा में लाने के लिए, पटरी पर लाने के लिए, सशक्त करने के लिए, आर्थिक तौर से सशक्त करने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जी, भारत को लिख दो मैंने पॉइंट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक की स्थापना करी, लोगों से जोड़ने का, किसानों से जोड़ने के लिए डायरेक्ट बैंकिंग। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब बनाई? 1975 में। आपके अपने क्षेत्रों में आप देखेंगे तो ग्रामीण बैंक मिलेंगे तो मैंने लोकल में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये वही कॉन्सेप्ट है, 1975 से शुरू हुआ। राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन सा विभाग लगाता है? CSO। भारत में जो राष्ट्रीय आय हमारी होती है, नेशनल इनकम होती है, उससे पहले क्या पढ़ते हैं हम? GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या उसी को क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं हिंदी में। सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है कि किसी भी देश की सीमाओं के अंदर, मैं भारत की सीमाओं के अंदर की बात कर रहा हूं कि भैया GDP क्या होती है? भारत की सीमाओं के अंदर उत्पादित अंतिम मूल्य जो होता है भौतिक वस्तुओं का और सेवाओं का, उसी को GDP कहते हैं। जो भी हमारे देश की सीमाओं के अंदर सामान बनना है, चाहे कुछ भी बनना हो, खाने का, पीने का, इस्तेमाल कर, मतलब किसी भी प्रकार का जो भी सामान बनना है, जो भी प्रोडक्ट बनना है, जो भी संसाधन, वो सब GDP के अंदर में आते हैं, ऐसे समझो आप। और एक वित्तीय वर्ष के अंदर पूरे GDP को काउंट किया जाता है। एक वित्तीय वर्ष के अंदर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है भारत सरकार का, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो एक वित्तीय वर्ष के अंदर भारत की सीमाओं के भीतर अंतिम रूप से वस्तुओं का और सेवाओं का जो अंतिम रूप से मौद्रिक मूल्य होता है, उसी को GDP कहते हैं। उसी के आधार पर राष्ट्रीय इनकम, जो नेशनल इनकम होती है, वो वाली तय करी जाती है। ठीक है, ये भी याद रख लेना GDP की परिभाषा। तो राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन सा विभाग लगाता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, दोबारा याद करो, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। स्थापना कब हुई इसकी? 1951 में। CSO की स्थापना कब हुई? 1951 में। बेटा क्या करता है ये? क्या पता लगाता है? राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है कि कितनी राष्ट्रीय आय भारत की। ठीक है, अब बात करते हैं जो विश्व की, भारत जो अर्थव्यवस्था है वो कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया भारत, विश्व की 5वें स्थान की अर्थव्यवस्था है। इससे पहले अमेरिका है, रूस है, जर्मनी है, जापान है, ये वाले देश हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे इंडिया है। तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा भाई साहब? भारत है, याद रखना। अब एक किताब लिखी है हमने नीचे, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक को लिखने वाले कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने यह पुस्तक लिखी और इसी पुस्तक के माध्यम से गरीबी का आकलन किया था 1867 में, और बताया था कि प्रति व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है? 20 रुपये 1867 में।
दादा भाई नौरोजी वो एकमात्र वन ऑफ द इंडियन पर्सन कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने, सिर्फ एकमात्र भारतीय, ठीक है, जो ब्रिटिश संसद में जाके सांसद रहे। इस बात को भी याद रखना। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध भी कहा जाता है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी भारत के इतिहास में कहा जाता है। आर्थिक शोधन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया, आर्थिक दोहन का, माफ कीजिए, आर्थिक दोहन, जो हमारे पैसा को लूट के ले गए अंग्रेज भारत से, आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। इसी आधार पर महादेव गोविंद राणा डेवी ने भी लेख लिखा था महाराष्ट्र में इसी चीज को लेकर के। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन थे इकोनॉमी के। आपको कैसे लगे? उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे, बढ़िया लगे होंगे। नहीं लगे होंगे तो अगली क्लास में बढ़िया लगेंगे। रिवीजन करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा इन क्लासों को। गागर में सागर एक तरीके से क्लास है, रामबाण क्लास है जी आपके लिए, क्योंकि जीएस के अलग अलग पोर्शन है और बहुत सारा विस्तार रहता है जीएस का, ब्रॉड लेवल पे विस्तार रहता है। तो टॉप 50 क्लासों को आप छोड़िए मत, सारी क्लासों को नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। यदि कोई समस्या और दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, उसमें सुधार करके आगे बढ़ाएंगे आपको। तो ये क्लास आप टॉप 50 इकोनॉमी की अलग अलग सब्जेक्ट की इसी तरीके से आपको क्लास बिल्कुल मिलती रहेगी, जबरदस्त तरीके से, आप चिंता ना करो। लेकिन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कर दिया करो, और लाइक करने में भैया कंजूसी मत किया करो, कम से कम तो लाइक करके जा करो भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए, ठीक है। और अपनी निगाहें बिल्कुल जैसे अर्जुन की निगाहें थी किस पर? मछली पर। तो आपकी निगाह आपके लक्ष्य पर होनी चाहिए, सारी चीज़ों को छोड़ करके। समस्या कैसी भी हो, समस्याएं तो जीवन में आती हैं जाती हैं, सुख होता है तो दुख भी होता है, सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन आप अपना जो फोकस है वो अपने टारगेट पर रखिए, लक्ष्य पर रखिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आपके साथ हम लगातार चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।